हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज जो हमारी क्लास है वो होगी फिजियोलॉजी की। ठीक है, फिजियोलॉजी के मिक्स प्रश्न हैं, कुछ क्लास 12 के प्रश्न हैं और कुछ आपके जो कि आपका जो मतलब होता है ना, थोड़ा हाई लेवल का जो सिलेबस होता है, जो हमारी टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है। ठीक है, उन सभी के प्रश्न और सारे फ्रेश प्रश्न हैं, आप खुद ही देख के समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है सब पीवाईक्यू उठा लिए हैं। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस हमारी 125 वाली सीरीज में हम कंप्लीट करेंगे और नए क्वेश्चन भी मिलेंगे 125 की जो सीरीज चलती है बीच बीच में, और प्लस जो 50 है इसमें हमारा मन होता है, जो भी होता है, जैसी डिमांड होती है, जैसी व्यवस्था होती है, उस हिसाब से हम 50 प्रश्न किसी भी सब्जेक्ट के अपने मतलब जो सिलेबस है हमारा होम साइंस का उसमें से उठा लेते हैं। तो आज हमने फिजियोलॉजी के 50 प्रश्न उठाए हैं। एक बार मैं सभी से कहना चाहूँगी, अगर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ये क्लास होने वाली है और आगे भी इससे भी बेहतरीन क्लास आपको मिलेंगी लगातार इन सभी ब्रांचेस की। चाहे हमारे होम साइंस में 5 जो ब्रांचेस हैं वो, उसके अलावा भी कुछ जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, वो सभी कुछ आपको पेपर तक हम यहाँ पर कंप्लीट कराने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बस आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो हमारे लिए, मेंबरशिप आपसे बोला था नहीं ज्वाइन की, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप अपने मित्रों को शेयर कर दें। भाई कुछ तो टीचर के लिए आप लोग योगदान दीजिए ना। कहते हैं ना, एक कहावत कहते हैं ना कि कभी भी पत्रिका और शिक्षा फ्री में नहीं लेनी चाहिए, तो यही काम कर दीजिए, चैनल को शेयर कर, मतलब पत्रिका मतलब अपनी कुंडली कभी भी ऐसे ही फ्री में नहीं दिखानी चाहिए पंडित को। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से किसने यह प्रतिपादित किया कि कोशिका आनुवंशिक लक्षणों के भंडारण व संप्रेषण के लिए जिम्मेदार है? ए ऑप्शन है ब्रिचाउ ने, बी ऑप्शन है हेकेल ने, सी ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने, या डी है उपयुक्त सभी ने। तो यहाँ पर आनुवंशिक लक्षणों के भंडारण और संप्रेषण के लिए कौन सी कोशिका जिम्मेदार है, मतलब जो कोशिकाएं होती हैं जिम्मेदार होती है, ये कहा किसने है ये बताना है आपको। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कहा था हैकेल ने कहा था। ठीक है, समय था ये जो हैकेल ने अगर ये परिभाषा दी थी, अगर हम उसकी बात करें तो ये समय था 1866 का। ठीक है, 1866 का ये समय रहा था। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करते हैं ब्रिचाउ, आपको दिख रहे हैं ब्रिचाउ कौन है, तो ब्रिचाउ ने ही ये कहा था कि जो कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है ना, वो पूर्व में जो उपस्थित कोशिकाएं होती हैं उन्हीं की सेल डिवीजन द्वारा होती है। और आपको हमने डॉटर सेल मदर सेल वाला कॉन्सेप्ट समझाया भी था। अगर आपने फिजियोलॉजी की क्लास नहीं देखी है तो वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक कोशिका की फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में ही आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। ब्रिचाउ वाला भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो कोशिकाएं होती हैं उनकी उत्पत्ति, पुरानी कोशिकाएं जो होती हैं वही टूटती हैं और उन्हीं में सेल डिवीजन होता है और नई कोशिकाएं बन जाती हैं। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, मृत कोशिका की 1665 में खोज की थी। ओके, खोज। और कुछ लोग कहेंगे मैम एक्सप्लेनेशन मत दीजिए, लेकिन ये बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होती है, तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन क्लास कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की, क्योंकि ज़रूरी है। कई बार हम थ्योरी पढ़ते रहते नहीं समझ आती है, पर हम क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ें याद कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 2 है, निम्नलिखित में से किसने यह प्रतिपादित किया कि सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व से उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन द्वारा होती है? अच्छा, ये प्रश्न पड़ा हुआ है और आई थिंक आप लोग कोई भी प्रश्न का उत्तर हमें गलत नहीं देंगे, क्योंकि हमने अभी इसके विषय में आपसे चर्चा कर भी ली थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्या ल्यूवेनहॉक होगा, ब्रिचाउ होगा, स्लाइडेन व स्वान होगा, या हक्सले होगा? तो आप जानते हो जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, ठीक है ना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, वो इन्होंने जीवाणु, प्रोटोजोआ, ठीक है, जीवाणु हो गए आपके, प्रोटोजोआ हो गए, ओके, और जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनका अध्ययन किया, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया। ओके, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया, ध्यान लिख लीजिएगा भाई, सिलेक्शन वाली क्लास है ये, पीजीटी में आपको यहाँ से प्रश्न मिलेंगे जरूर। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों का इन्होंने अध्ययन किया था। जो आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा, अभी हमने बताया था ब्रिचाउ। अच्छा, स्लाइडेन और स्वान कौन है? ठीक है, इनका पूरा नाम है मैथियास स्लाइडेन और इनका पूरा नाम है थियोडोर स्वान। ठीक है, थियोडोर स्वान। तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया, हम सभी ने इसको पढ़ा है। ठीक है ना, और हक्सले ने क्या किया था, कोई बता सकता है? हक्सले महोदय ने क्या किया था, तो जीव द्रव्य को जीवन का आधार कहा था। ठीक है, जीव द्रव्य को जीवन का आधार। क्वेश्चन है यहाँ पर 3, मृत कोशिका के खोजकर्ता कौन है? ल्यूवेनहॉक है, रॉबर्ट हुक है, ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं?
ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए एक बार और। ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हॉक, ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो मृत कोशिका के जो खोज करता है, जो डेड सेल जिसने खोजी थी सबसे पहले, किसने खोजी थी, तो वो हम सभी जानते हैं, क्योंकि ल्यूवेनहॉक ने जो खोजा था वो कौन थी, वो थी जीवित कोशिका। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज इन्होंने की थी, जीवित थी। ओके, जीवित कोशिका की खोज की थी। ओके, कोशिका की खोज की थी। अभी हमने जस्ट बताया यहाँ पर इन्होंने जीवाणु कोशिका की भी खोज की। ठीक है, जीवाणु कोशिका की खोज की, प्रोटोजुआ की खोज की, अभी हमने जस्ट बताया प्रोटोजुआ की खोज की, और जो शुक्राणु होते हैं ना, शुक्राणु की खोज भी इन्हीं के द्वारा की गई। ठीक है, शुक्राणु सेल की या शुक्राणु की खोज भी इन्हीं के द्वारा की थी। ओके, की गई थी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है मृत कोशिका किसने खोजी है, तो ये मृत कोशिका जो थी इन्होंने खोजी है रॉबर्ट हॉक ने 1665। याद कर लीजिएगा, ये सीधे सीधे सन भी पूछी गई है। और साथ ही साथ किस पुस्तक में चर्चा की गई, तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक है इनकी, जिसमें इन्होंने सबसे पहले किया था, कोशा का जो नाम था, माइक्रोग्राफिया जो पुस्तक है इसमें जो है इन्होंने सबसे पहले इसका जिक्र किया था मृत कोशिका का। ठीक है, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है पूछा जाए तो आप कहोगे रॉबर्ट हॉक है। ओके, और इन्होंने कोशिका नहीं कहा था, कोशा नाम दिया था। क्या नाम दिया था, कोशा नाम दिया था। ओके, और बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक द्वारा की गई, तो आज के आंसर मैं पहले ही देती जा रही हूँ, जीवाणु कोशिका। मतलब ये जो 50 की सीरीज होती है इसमें ये तो चेक करना नहीं होता कि आपके कितने 125 की सीरीज तो है नहीं, यहाँ पर मतलब हमारा सिर्फ इतना होता है कि आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। चाहे मैं पहले बता दे रही हूँ आंसर, बाद में बता दे रही हूँ, आपका जब एग्जाम हो तब आप पूरे प्रिपेयर होना चाहिए, ये उद्देश्य मेरा होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक द्वारा की गई, जीवाणु कोशिका, आरबीसी, प्रोटोजोआ, उपरोक्त तो सभी हमने अभी जस्ट चर्चा की, ये सभी। साथ ही साथ अभी हमने बताई थी जो मेल गैमेट सेल होती है ना, मेल, फीमेल नहीं, मेल गैमेट सेल, कौन सी होती है मेल गैमेट सेल, भाई शुक्राणु होता है, उसकी भी खोज इन्हीं के द्वारा की गई थी। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 5, न्यूक्लिक एसिड के खोजकर्ता डैश, मतलब यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड के खोजकर्ता कौन है ये बताना है। क्या वाटसन है, क्रिक है, ए और बी दोनों हैं, या फिर बोबरी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ए और बी दोनों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वाटसन और क्रिक है ये इन्होंने दोनों ने ही न्यूक्लिक एसिड की खोज की। कौन कौन से होते हैं न्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए हो गया आपका, आरएनए हो गया, ओके, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो और डीएनए, ठीक है, इन दोनों की खोज इन्होंने की थी। ओके, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर, बोबरी ने किसकी खोज की, कोई बता सकता है, तो तारक काय की खोज। ठीक है, तारक काय जो होता है ना सेंट्रोसोम, उसकी खोज की थी बोबरी ने। ओके, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्वेश्चन क्या है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद, जिस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं हो सकता, रीजन ये भी हो सकता है कि शायद उसमें कोशिका नहीं होती। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कौन सा, तभी समझ सकते हो। ए ऑप्शन है पादप कोशिका को, बी है प्राणी कोशिका को, सी है वायरस को, डी है जीवाणु को। हम सभी जानते हैं जो पादप कोशिका है ये भी बहुकोशिकीय जीव है, मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है हमारा शरीर बना है। ठीक है, तो हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, इसका सिद्धांत है स्लाइडेन बासवान ने दिया हुआ है, हम सभी जानते हैं। प्राणी कोशिका, सॉरी हम पादप कोशिका की बात करने लगे, सॉरी, पादप तो जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें कहते हैं वनस्पति कोशिका। ओके, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्राणी कोशिका। हमारा शरीर, प्राणी कोशिका मतलब जो हमारा शरीर है वो भी असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, बहुकोशिकीय अंग है। ठीक है, हमारा शरीर भी बहुकोशिकीय है। ओके, जीवाणु एक कोशिकीय है। ओके, लेकिन मतलब जब सब इनमें कोशिका है तो हम इसका कहीं ना कहीं हम सिद्धांत या इसकी विषय में चर्चा भी कर सकते हैं, लेकिन अपवाद हम किसे कहेंगे, वायरस को कहेंगे, क्योंकि इसमें ये कोशिका नहीं होती इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 7, सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका बतानी है आपको। शुतुरमुर्ग के अंडे की, माइक्रोप्लाज्म की, शुक्राणु की, अंडाणु की। ऑप्शन भी मैंने ऐसे रखे हैं कि आपका 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा ही क्लियर हो। ठीक है, तो यहाँ पर सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका आपको बतानी है। शुतुरमुर्ग के अंडे की की यहाँ पर कोशिका, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है वो सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका होती है। माइक्रोप्लाज्म की कोशिका अगर बात करें तो जो माइक्रोप्लाज्म होता है उस जो इसकी कोशिका होती है सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका होती है, छोटी कोशिका होती है, बिल्कुल याद रहेगा। अच्छा, अगर शुतुरमुर्ग के अंडे की जो है आपसे व्यास वगैरह पूछ लिया जाए कितना होता है, तो 130 mm से 170 mm तक। ठीक है, 170 mm तक होता है। ओके,
ये इसकी ये मतलब सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो इतनी लंबाई होती है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो माइक्रोप्लाज्म की कोशिका कैसी होती है? सबसे छोटी कोशिका होती है। शुक्राणु, अगर हम मानव शरीर में पूछा जाए, ठीक है, मानव शरीर में पूछा जाए तो शुक्राणु की जो कोशिका होती है सबसे छोटी कोशिका होती है। ये हम सजीव जगत, संपूर्ण सजीव जगत की बात कर रहे हैं, शुतुरमुर्ग और ये, ठीक है ना, ये संपूर्ण सजीव जगत की बात कर रहे हैं। लेकिन हम प्राणियों में, अगर इंसानों में बात करें तो शुक्राणु की कोशिका सबसे छोटी होती है, और अंडाणु जो स्त्रियों में होता है और शुक्राणु पुरुषों में होता है, अंडाणु स्त्रियों में होता है। ये कोशिका कैसी होती है? देखो, ये अंडाणु की जो कोशिका होती है सबसे बड़ी कोशिका होती है। अच्छा, बहुत से लोग कहेंगे मैम ये तो सब रटा हुआ है, आप क्यों इतना एक्सप्लेन कर रहे हो? बात ये है, बेशक रटा हुआ हो, आपका रिवीजन हो जाता है, ठीक है। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं 15 दिन, 1 महीने, 6 महीने ना पढ़ो तो बिल्कुल ही हम भूल जाते हैं, थोड़ा बहुत याद रहता है या याद होता है पर क्लियर नहीं होता है कुछ भी। तो इसलिए ये देख लो वीडियो, हम तो यही कहेंगे आगे आपका मन है। बहुत से लोग छोड़ देते क्योंकि पहले भी चर्चा हुई है इन चीज़ों पर, लेकिन सारे प्रश्न वही नहीं है जो पहले थे। इस प्रश्न पर हम चर्चा कर चुके हैं क्योंकि ये नॉर्मल प्रश्न है, ठीक है। बकाया और सब चीज़ें हमने नई है, इसमें आगे बहुत सारे प्रश्न हैं जो बिल्कुल नए होंगे। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से वह कोशिका जिसमें आनुवांशिक पदार्थ सुरक्षित नहीं रहता, ठीक है। इनमें से ऐसा कौन है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ जो है सुरक्षित नहीं रहेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, मानव कोशिकाएं होती हैं या फिर पादप कोशिकाएं होती हैं। तो हम जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इन्हें प्राचीन कोशिकाओं के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। 80S इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, 80S राइबोस पाए जाते हैं इसमें, ठीक है ना, क्योंकि ये बड़ी होती है। मैं उल्टा बोल देती हूँ, ओके। यूकैरियोटिक होती हैं जो 80S, क्योंकि ये हम लोगों में पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कैसी होती हैं? ये 70S होती हैं, ओके, 70S कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं इनमें आनुवांशिक पदार्थ कैसे होते हैं? सुरक्षित नहीं रहते, ठीक है, असुरक्षित रहते। बकाया हम लोगों में तो आनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं सुरक्षित रहते हैं, माता पिता से जीन के माध्यम से जो है हस्तांतरण भी होता है, हमारे गुण हमारे बच्चों में आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ हमारे शरीर में तो सुरक्षित है, यूकैरियोटिक में तो सुरक्षित होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ये चीज़ें जो है आनुवांशिक जो गुण होते हैं वो सुरक्षित नहीं रहते या फिर असुरक्षित रहते हैं, ओके। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर, ए ऑप्शन सही था बिल्कुल। क्वेश्चन है 9, वह प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें केंद्रक अविकसित रहता है, उदाहरण कौन सा होगा? जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा या फिर ये सभी। तो हमारे प्रश्न क्या है? वैसी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जिनमें केंद्रक अविकसित रहता है, ये उदाहरण हमें देना है। तो ये जीवाणु होगा, नील हरित शैवाल होगा या फिर माइकोप्लाज्म होगा, तो ये सभी होंगे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इन तीनों में ही क्या है, आपके जो केंद्रक होता है ये अविकसित होता है या नहीं होता है, ठीक है, मतलब विकसित नहीं होता, हम ये कह सकते हैं, ओके। तो बढ़ते हैं, जो अगर पूछा भी जाए तो किसमें होता है विकसित, मतलब क्या चीज़ इसमें होती है जो विकसित होती है, ठीक है। तो इसमें केवल राइबोसोम होता है, ठीक है, राइबोसोम होता है। और कोई भी, चाहे पादप जगत, कुछ चीज़ें जैसे कि आप जानते हो कोशिका भित्ति होती है, पादप जगत में पाई जाती है और इंसानों में नहीं पाई जाती है ना। तो अगर मैं बात करूँ तो ये सारे अंग जो होते हैं पेड़ पौधों के हो गए, चाहे हमारे इंसानों के शरीर में जो भी कोशिका के अंग होते हैं, ठीक है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या चाहे आपका कह सकते हैं लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, बहुत सारे केंद्रक वगैरह, बहुत सारे अंग हमारे शरीर में होते हैं, ठीक है, मतलब कोशिका के अंग बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं उनमें से सिर्फ राइबोसोम जो होता है वो खाली प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलता है और अंग नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। होते भी तो अविकसित होते हैं, जैसे अभी केंद्रक की हमने चर्चा की, ये क्या होते हैं? अविकसित होते हैं, बिल्कुल विकसित नहीं होते हैं। अगर होते भी पहली बात तो होते ही नहीं, ठीक है। तो राइबोसोम होता है, वो भी 70S पाया जाता है, ओके। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन है, वह यूकैरियोटिक कोशिकाएं जिसमें सुसंगठित केंद्रक पाया जाएगा, मतलब यूकैरियोटिक बताना, प्रोकैरियोटिक नहीं बताना, यूकैरियोटिक बताना है। प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, शैवाल में, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है? ऐसी कोशिकाएं आपको यूकैरियोटिक में बतानी है जिसमें सुसंगठित केंद्रक पाया जाएगा। प्लांट सेल होगा, ओके, या फिर आपका एनिमल सेल होगा या फिर शैवाल होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। चाहे आपका प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, शैवाल हो, कवक हो, ठीक है, ये इन सभी में क्या होता है? सुसंगठित केंद्रक जो होता है विकसित होता है 80S प्रकार का होता है, ठीक है, विकसित होता है। और इनमें क्या होते हैं? आनुवांशिक पदार्थ भी सुरक्षित रहते हैं। आनुवांशिक, अभी हमने जस्ट आपको बता भी दिया था, लेकिन फिर भी लिख लीजिए। इनमें क्या होता है? जो आनुवांशिक हमारे पदार्थ होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि ये हम लोगों में पाया जाता है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन क्या है 11?
एक बार जो भी मित्र लोग नए आए हों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें मित्रों को, प्लीज़ प्लीज़ मैं कहूँगी एक बार चैनल को जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे ना उतना मुझे थोड़ा मतलब सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ चलो मेरी मेहनत रंग ला रही है। क्योंकि कुछ बच्चे जो पुराने हैं ना वो मेरी कंडीशन को समझते हैं कि कैसे कैसे मैं समय निकालती हूँ, कैसे कैसे मैं सारे काम करती हूँ। ठीक है, रोज़ रोज़ बोर होना अच्छा नहीं लगेगा, आप भी बोर होकर चले जाओगे। क्वेश्चन है 11, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की, ग्लाइकोन की, सेल्यूलोज की, उपयुक्त सभी की। जीवाणु की कोशिका भित्ति आपसे पूछी जा रही है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। तो ये बनती है पेप्टोग्लाइकोन की। ठीक है, पेप्टोग्लाइकोन की अगर बात होती है, मैं जरा सही से कर दूं जिससे आपको और चीज़ें लिखी हुई दिखे। आंसर तो आपका ये हो गया, जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो बनती है पेप्टिडोग्लाइकोन की। काइटिन अगर हम पूछे काइटिन किस में पाया जाता है, तो काइटिन जो होती है ये कवकों की कोशिका भित्ति को हम कहते हैं। जो कवक होते हैं ना, कवकों की कोशिका भित्ति होती है, ये कोशिका भित्ति को कहते हैं। अच्छा सही बताना, प्रश्न अच्छे हैं नहीं है? ठीक है, प्रश्न भी अच्छे हैं पर एक्सप्लेनेशन में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल रही है, अच्छी है नहीं। सेल्यूलोज की जो होती है वो किस में पाई जाती है? सेल्यूलोज जो होती है वो पौधों में होती है। ठीक है, तो पौधों की जो भित्ति होती है उसे क्या कहते हैं? सेल्यूलोज कहते हैं, पौधों की भित्ति को। ओके, भित्ति। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 12, निम्नलिखित में से एक ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत नहीं आता। कुछ दिन पहले एक प्रश्न किसी का आया था, मेरे पास प्रश्न नहीं आता, मैं नाम भूल जाती हूँ क्योंकि आईडी आप लोगों की असल में कुछ लोगों के पेरेंट्स के नाम की है, कुछ लोगों की भैया के नाम की है, कुछ लोगों हस्बैंड के नाम की है, तो इसलिए नाम क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, और कभी कभी आ भी जाता है कि मैम मेरा ये नाम है, तो मैं भूल जाती हूँ, इतने बच्चे रोज़ ऐड होते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि एक प्रश्न आया था ओलिगोसैकेराइड, तो मैंने सोचा आज इसको प्रश्न में डाल देते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से एक ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत नहीं आता। डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड या फिर टेट्रासैकेराइड। ठीक है, तो देखो अगर हम सही पढ़े, जैसे हमेशा हमने क्या पढ़ा है, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसके 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाइसैकेराइड, तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। लेकिन आज जो मैं तरीका बता रही हूँ इस तरीके से पढ़ो क्योंकि अब प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाने लगा है। सबसे पहले आता है मोनोसैकेराइड। ठीक है, दूसरा क्या होता है? ओलिगोसैकेराइड होता है, ये लिखा हुआ है इसलिए शॉर्ट में लिख दिया। और तीसरा क्या होता है? पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड होता है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हो यहाँ पर क्या होता है? ग्लूकोज का एक अणु होता है, एक अणु से एक अणु मतलब सबसे सिंपल होता है, सरल होता है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली शर्करा को हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। ठीक है, एक अणु होता है। यहाँ पर जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं इसके कई सारे मतलब कह सकते हैं भाग या पार्ट या फिर अंग होते हैं। जैसे कि एक होता है डाइसैकेराइड, सबसे पहले हम डाई की ही चर्चा कर लेते हैं। दूसरा होता है ट्राइसैकेराइड। ओके, और मतलब ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। टेट्रासैकेराइड भी एक इसका रूप है, टेट्रासैकेराइड। जैसे कि डाई किसे कहते हैं? हम सभी जानते हैं डाई किसे कहते हैं, जिसमें जो जो हमारा कार्बन समझ लो या जो ऑक्सीजन या मतलब जिससे भी हमारा कार्बोहाइड्रेट बना होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या है? सीधे से सही शब्दों में हम बोलेंगे ग्लूकोज, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की सरल शर्करा क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट के कितने 2 अणु होते हैं। ठीक है, उसको हम डाई कहते हैं। ठीक है, और जो आपका ये ट्राइसैकेराइड होता है इसमें जो ग्लूकोज होते हैं इसके 3 अणु होते हैं, और जो टेट्रा होता है इसमें 4 अणु होते हैं। तो इस तरीके से अब आपको पता चला जो मोनो, ओलिगो और पॉली मेन होते हैं। ठीक है, जो डाइसैकेराइड है वो ये ओलिगो का ही रूप है, लेकिन हम लोगों ने अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं, किसी बुक में ओलिगो मिलेगा, किसी में डाई मिलेगा। ज़्यादातर लोगों ने किसको पढ़ा है? रीना खनूजा पढ़ा है, या मतलब इन्हीं लोगों को पढ़ते हैं हम लोग होम साइंस में, तो उसमें सीधे सीधे मोनो, डाई और पॉली दिया हुआ है, तो इसलिए क्वेश्चन आता है तो हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो डाई जो है ओलिगोसैकेराइड का ही रूप है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, पॉलीसैकेराइड में ग्लूकोज के कितने अणु होते हैं? तो 10 से अधिक, कितने भी हो सकते हैं, 10 से ऊपर होते हैं, 10 से अधिक होते हैं, क्योंकि एक जटिल शर्करा होती है। तो आंसर आपको मिल गया। इसमें कौन सा जो है ओलिगोसैकेराइड के अंदर नहीं आएगा? तो डाई भी आएगा, ट्राइसैकेराइड भी आएगा, टेट्रा भी आएगा, पॉलीसैकेराइड नहीं आएगा क्योंकि ये तो खुद ही कार्बोहाइड्रेट का तीसरा रूप है। ठीक है, ओके, डाई में 2 अणु होते हैं ग्लूकोज के, ट्राई में 3 अणु होते हैं ग्लूकोज के, और टेट्रा में 4 अणु होते हैं ग्लूकोज के। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा नाम किसने दिया? कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा नाम किसने दिया? क्या रुडोल्फ बिरचॉफ ने दिया, बिरचाउ ने दिया, प्लोव ने दिया? इनमें से कोई नहीं। तो हमने बिरचाउ की भी बात कर ली, और बिरचॉफ और बिरचाव बात एक ही है। यहाँ रुडोल्फ लगा हुआ है, इन्हीं को बिरचॉफ को ही कभी कभी बिरचाउ कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नाम जो है कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा नाम किसने दिया? प्लोव ने दिया। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो, प्लाज्मा और प्लोव। ठीक है, प्लोव ने प्लाज्मा नाम दिया किसको? कोशिका के जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको। ओके,
सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पादप जगत का भाग है कोशिका भित्ति, लवक, डिक्टियोसोम, सोम या फिर उपर्युक्त सभी। तो हमारे जो पादप जगत का जो भाग है वो यहाँ पर लवक भी होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, हरित लवक जिसमें हर क्लोरोफिल पाया जाता है, हरे रंग का होता है, ठीक है ना। मतलब इस तरीके के जो लवक होते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन तो डी चाहिए होगा, लेकिन थोड़ा सा लवक की चर्चा कर लेते हैं, बहुत दिन से इसको डिस्कस नहीं किया, ठीक है। जो लवक होते हैं ना, ये खासतौर से किस में पाए जाते हैं, पादप जगत में पाए जाते हैं, जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं उनमें पाया जाता है। इसे पेड़ पौधे में क्या कहते हैं, सबसे बड़ा कोशिकांग कहते हैं, सबसे बड़ा कोशिकांग कहते हैं पादप में, ठीक है, बड़ा कोशिकांग। ओके, क्योंकि इंसानों में पाया नहीं जाता, पादप में पाया जाता है, तो सबसे बड़ा, ठीक है। तो इसका जो नामकरण अगर पूछा जाए किसने किया है, तो नामकरण किया था हैकल ने। हैकल ने इसका लवक नाम रखा, ठीक है, हैकल ने इसका नामकरण किया। ये 3 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है लवक, ठीक है, 3 प्रकार का होता है लवक। जो 3 प्रकार का, एक तो होता है, इरेज कर देती हूँ नहीं तो आएगा नहीं, ठीक है। 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, नंबर 1 होता है, ओके, यहाँ पर हरित लवक, ओके, हरित लवक होता है, ओके। दूसरा होता है वर्णी लवक, वर्णी लवक, ठीक है, लवक। और तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है अवर्णी लवक, अवर्णी लवक, अवर्णी लवक, ओके। तो ये 3 प्रकार का होता है। हरित लवक आप जानते हो, जैसे कि क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, इसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इंग्लिश में ध्यान रखिएगा। क्लोरोफिल जो पाया जाता है ना पत्तियों में, ओके, तो ये क्लोरोफिल क्या है, ये हरित लवक का उदाहरण है, ओके। पौधों का रसोई घर भी इसको कहते हैं, क्लोरोफिल को क्या कहते हैं, पौधों का रसोई घर कहते हैं। और इसी में क्या होता है, मैग्नीशियम वगैरह भी इसमें होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसे क्या कहते हैं, रसोई घर कहते हैं किसका, पौधों का, क्योंकि यहाँ पर भोजन बनता है इनका, ओके, हरित लवक में, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है ना, जो पत्तियों से ही तो भोजन वगैरह इनको प्राप्त होता है, ओके। तो यहाँ पर ये हो गया। वर्णी लवक जो होता है, वर्णी लवक की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और ये विभिन्न रंगों का कारक होता है, जो वर्णी लवक होता है इसमें बहुत सारे रंग होते हैं, इसमें खाली हरा रंग आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे रंगों का जिक्र इसमें किया जाता है, ओके। रंग बिरंगे वर्णक होते हैं, जैसे कैरोटीन में गाजर, विटामिन, कैरोटीन के कारण गाजर का रंग नारंगी होता है, लाइकोपीन के कारण जो टमाटर है लाल रंग का होता है, और चुकंदर है विटामिन के कारण लाल होता है। तो एंथोसाइनिन के कारण बैगन का जो मतलब बैगन कह लो या फिर बैगनी रंग होता है, एंथोसाइनिन के कारण सब्जियों में थोड़ा सा बैगनी रंग जो पाया जाता है ना। तो ये सब क्या है, ये जो दिए जा रहे हैं ये किस में आते हैं, ये वर्णी लवक में आते हैं। वर्ण, वर्ण मतलब पिगमेंट, कलर, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। अवर्णी लवक क्या होता है, जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता, जैसे कि पौधों की जड़, ठीक है, पौधों की जड़ में कभी प्रकाश पहुंचता नहीं, पहुंचता है, ठीक है। तो इसको हम ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, इसको हम अवर्णी लवक और अवर्णी लवक कहते हैं। क्योंकि जड़ कैसी होती हैं, जड़ में कोई विशेष कोई लवक नहीं होता, रंग बिरंगी जड़ें नहीं होती हैं, सादा सी होती हैं, आई थिंक क्रीम कलर की होती हैं, कुछ कुछ में मिट्टी लगी हुई तो काली काली दिखती हैं, ठीक है। तो ये अवर्णी लवक कहलाती है। तो ये 3 तरीके के लवक आपके शरीर में पाए जाते हैं, ओके। और जो ये डिक्टियोसोम है, ये गोल्जी कॉय, हमारे शरीर में गोल्जी काय होता है, ठीक है, गोल्जी काय होता है, गोल्जी बॉडी कैमिलो गोल्जी ने खोज की थी, इसकी याद करो, पढ़ाया मैंने। इसी को पेड़ पौधों में डिक्टियोसोम कहा जाता है, ओके, क्लियर हो, बढ़ते हैं आगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही था। क्वेश्चन है 15, सेल्यूलोज का निर्माण होता है 3000 ग्लूकोज अणुओं से, 30,000 ग्लूकोज अणुओं से, 3 लाख ग्लूकोज अणुओं से, या निम्न में से कोई नहीं। तो सेल्यूलोज की अगर निर्माण की बात करते हैं 30,000 ग्लूकोज अणुओं से निर्माण होता है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 16, 1590 में जोसेन द्वारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज की गई, जिसमें बेहतर आवर्धन के लिए कितने लेंसों का प्रयोग किया जाता था, 2, 3, 4 या 5 लेंसों का। तो यहाँ पर 2 लेंसों का प्रयोग किया जाता था। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न, 1590 में, ठीक है, जोसेन द्वारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज, मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की, जोसेन ने की, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ओके। जो इसमें बेहतर आवर्धन मतलब अच्छे से चीज़ें दिखे उसके लिए 2 लेंसों का प्रयोग होता था। ए ऑप्शन सही होगा, यहाँ ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17, ये किसने सर्वप्रथम बताया कि जीव व पादप दोनों का निर्माण कोशिकाओं से ही होता है, बिरचाउ ने, ड्यूट्राचेट ने, थियोडोर स्वान ने, या फिर मैथियास स्लाइडेन ने। मतलब ये किसने बताया है कि जो जीव और पादप हैं, मतलब दोनों कोशिकाओं, दोनों का निर्माण, मतलब चाहे पेड़ पौधे हो गए चाहे हम लोग हो गए, इनमें दोनों का जो निर्माण हो रहा है वो किससे हो रहा है, वो कोशिकाओं से ही हो रहा है। तो ये बताया था आपके ड्यूट्राचेट ने, ठीक है, बी ऑप्शन
ड्यूट्राचैट ने बताया था, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 18, हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार किसे कहा? केंद्रक को, जीवद्रव्य को, राइबोसोम को, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को? तो यहाँ पर जीवद्रव्य को हक्सले ने जीवन का आधार कहा था। ओके, यहाँ पर जो आपका राइबोसोम है इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, या फिर ऊर्जा गृह कहते हैं हमारी कोशिकाओं का, ठीक है। ये सभी क्या है? कोशिका के अंग है। और केंद्रक को सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं कोशिका का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, जंतुओं में तंत्रिका कोशिकाओं की लंबाई होती है 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन, 10 माइक्रोन से 100 माइक्रोन, 9 सेमी से 1 मीटर, या फिर 20 मिमी से 550 मिमी, ठीक है। तो यहाँ पर जंतुओं में तंत्रिका कोशिका की अगर लंबाई की बात हो तो ये होती है 90 सेमी से 1 मीटर तक। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। ओके, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि तंत्रिका कोशिका की लंबाई पूछी गई। यहीं पर जो 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन की अगर बात हो तो ये जीवाणु कोशिकाएं होती है, ठीक है। जीवाणु कोशिकाओं की लंबाई होती है। ओके, क्लियर होगा, जीवाणु कोशिकाओं की लंबाई होगी। और 1 से 10 माइक्रोन तक, अगर 10 से 100 माइक्रोन की चर्चा हो, 10 से 100 माइक्रोन की, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा, ये जो होता है किसका? कोशिकाओं का परिमाण होता है, जो कि हमारे इंसानों में पाया जाता है। मतलब एक औसतन परिमाण हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। औसतन परिमाण कोशिकाओं का मतलब इतना हो सकता है। औसतन मतलब कि मान लो इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं, तो मतलब एक औसतन जो है कि 10 से 100 माइक्रोन तक कोशिकाओं की लंबाई हो सकती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से चीज़ें हैं। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर, एक औसत दिया है, वो क्वेश्चन है यहाँ पर 20, ये प्रश्न हो गया 20, ठीक है। और आप लोगों का कल कमेंट आया था कि कुछ प्रश्न जो है मिस हो गए, शायद 100 के बाद 105 प्रश्न आ गया, फिर 105 के बाद 110 प्रश्न आ गया, ऐसा कुछ आप लोग बता रहे थे। तो पता नहीं, मुझे भी नहीं याद। अच्छा, एक बार मुझे लास्ट में लगा तो था कि मैंने कुछ क्वेश्चन बीच में छूट गए शायद, लेकिन जब मैंने बैक होकर देखा तो वो क्वेश्चन मैं करा चुकी थी, तो शायद उससे पहले के कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे। मैंने एकदम से नंबर देख के याद तो आया था मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन मैंने सोचा मैंने करा दी है, कुछ मुझे ही गलत एहसास हो रहा है। तो वो बात आप लोगों की सही है, मुझे भी एक एहसास हुआ था लास्ट में कि ऐसा लगा बीच में एकदम से नंबर बड़ा आ गया, इतनी जल्दी से मुझे भी थोड़ा डाउट हुआ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वो पूरी सीरीज हो गई। क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में से एक कोशिकीय जीव है मानव, पादप, मुर्गी का अंडा या जीवाणु? तो यहाँ पर आपका एक कोशिकीय, अरे 2 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, मुर्गी का अंडा और जीवाणु, ये दोनों ही क्या है, कैसे हैं, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। बकाया पादप और मानव तो बहुकोशिकीय जीव है। ओके, दोनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 21, वायरस से जुड़े अध्ययन को कहा जाता है वायरोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी? तो वायरस से जुड़े अध्ययन को वायरोलॉजी, हिस्टोलॉजी ऊतकों के अध्ययन को कहते हैं, ऊतकों के अध्ययन को, ठीक है, अध्ययन को कहते हैं। आपका साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी जीवाणु के अध्ययन, जीवाणु के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? वातावरण में हो रहे परिवर्तन का अनुभव करना, सभी अंगों के बीच समन्वय व संतुलन स्थापित करना। ए और बी दोनों सही है, निम्न में से कोई नहीं। तो आपको आज तंत्रिका तंत्र के भी कुछ प्रश्न मिल रहे होंगे, क्योंकि तंत्रिका की मैंने क्लास नहीं कराई थी, तो इसमें कुछ प्रश्न डाल दिए हैं मैंने, और बकाया कोई नहीं, हो जाएगा, अभी पीजीटी के पेपर में टाइम है, जब तक करा देंगे। ओके, तो यहाँ पर तंत्रिका तंत्र का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, ये दोनों, इसी ऑप्शन से हो जाएगा, ये दोनों ही कार्य तंत्रिका तंत्र की हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 23, मानव तंत्रिका तंत्र के मुख्य कितने भाग हैं? 2, 3, 4 या 5? मानव तंत्रिका तंत्र के भाग बताने हैं। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के भाग जो होते हैं कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5 में 3 होते हैं, ठीक है, 3 भाग होते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, देख लूँ, प्रश्न तो नहीं डाल दिया, नहीं डाला है, ठीक है। तो मानव तंत्रिका तंत्र जो होते हैं उसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ओके, दूसरी होती है आपके परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ओके, और तीसरी होती है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो ये 3 होती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 3 तरीके की होती हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के ही 2 भाग होते हैं, मेरुरज्जु और मस्तिष्क। इसके 2 भाग होते हैं, मेरुरज्जु और मस्तिष्क, ठीक है, मेरुरज्जु और मस्तिष्क। पढ़ते हैं आगे, बी ऑप्शन सही था, यहाँ पर 3 भाग होते हैं। क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में से एक अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है, प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, साइटोन या फिर यहाँ पर थैलेमस, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सी ऑप्शन सही होगा। जो साइटोन होता है, आप जानते हो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमारा होता है, तंत्रिका तंत्र में कुछ भाग होते हैं, साइटोन, एक्सॉन, डेंड्रॉन, आपने पढ़ा होगा ना। तो जो साइटोन होते हैं पतले पतले तंतु होते हैं, मतलब जो साइटोन है ये आपके तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, गलत बोलिए, तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग है, तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग है, ठीक है, मुख्य अंग है ये। और जो अंग है, और जो साइटोन से निकलने वाले महीन महीन रेशे होते हैं, मैं ये कहना चाह रही थी, जो पतले पतले रेशे साइटोन से निकलते हैं उन्हें हम डेंड्रॉन कहते हैं, ठीक है, डेंड्रॉन कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डेंड्रॉन साइटोन से निकलते हैं, ओके। और ये तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग है। बघाया प्रमस्तिष्क हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, थैलेमस हो गए, ये सभी एक अग्र मस्तिष्क के भाग हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो मस्तिष्क, जैसे अभी हम बात करें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमने बताई थी, जो मानव नर्वस सिस्टम होता है ना, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, उसके 3 भाग होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो जिसमें इसी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र, ओके, उसी के क्या होते हैं, 2 भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका मेरु रज्जु, और दूसरा क्या होता है, मस्तिष्क, ओके, मस्तिष्क, ठीक है, मेरु रज्जु और मस्तिष्क 2 भाग होते हैं। मस्तिष्क के कितने, 3 भाग होते हैं, इसी में मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, ध्यान रखिएगा। जो नर्वस सिस्टम है उसके भी 3 भाग होते हैं, फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भी 2 भाग होते हैं, मेरु रज्जु और मस्तिष्क, लेकिन मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, जिसमें अग्र मस्तिष्क होता है आपके, ठीक है, अग्र मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क होता है और पश्च मस्तिष्क होता है। उसी में जो ये अग्र मस्तिष्क जो प्रश्न पूछा गया है, जो अग्र मस्तिष्क होता है उसके भी 3 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क और हाइपोथैलेमस और थैलेमस। और साइटोन किसका भाग है, ये तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग है, ठीक है, मुख्य अंग है, ओके, क्लियर हो गया। अब आपको इतना बोल दिया, इतना में तो समझ आ गया होगा। क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से एक मस्तिष्क का आवरण नहीं है, ड्यूरामीटर, ऑर्गेनॉइड, डेंड्रॉन, पायोमीटर। तो अब देखिए मस्तिष्क का आवरण नहीं है, मस्तिष्क के 3 आवरण होते हैं, ड्यूरामीटर, ठीक है, ऑर्गेनॉइड और पायोमीटर, जिनको हम लोग मतलब मैक्सेसिन नाम से आई थिंक जानते हैं। इनका सम्मिलित रूप अब कल बताऊंगी मैं क्लास में, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मतलब इनको सम्मिलित रूप से अलग अलग नाम दिया गया है। लेकिन यहाँ पर डेंड्रॉन हमने क्या बताया, डेंड्रॉन जो होते हैं साइटोन से निकलने वाले पतले पतले तंतु होते हैं, और साइटोन कहाँ पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग होता है। तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मस्तिष्क का आवरण कौन सा नहीं है, ये नहीं है डेंड्रॉन। जो ड्यूरामीटर है, ऑर्गेनॉइड है, पायोमीटर है, ये क्या है, ये मस्तिष्क के आवरण है। मस्तिष्क के 3 भाग हैं, ठीक है, तीनों भाग हैं, और तीनों भागों का अगर पूछा जाए आवरण किसका बना होता है, आवरण किसका बना होता है, तो आवरण बना होता है क्रोमियम का, ठीक है, क्रोमियम का बना होता है। और क्रोमियम क्या करता है, मस्तिष्क को आघातों से बचाता है, झटकों से बचाता है, चोट फेंट से बचाता है। और उसमें जो हड्डियां पाई जाती हैं वो भी, जो 8 हड्डियां मस्तिष्क में पाई जाती हैं वो भी सुरक्षा करती हैं मस्तिष्क की, ठीक है, कोई एक ही चीज़ नहीं है जिम्मेदार, कई चीज़ें। अस्थि का निर्माण कौन सी प्रोटीन करती है, ओसिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, कैरोटीन प्रोटीन या फिर जीन प्रोटीन। तो यहाँ पर अगर ओसिन प्रोटीन हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, ओसिन प्रोटीन का जो प्रोटीन जो है वो हमारी अस्थि निर्माण में सहायक होता है। मायोसिन प्रोटीन मांसपेशियों में पाई जाती है, मांसपेशियों के लिए होती है, ठीक है, मांसपेशियों में पाई जाती है। और यहीं पे कैरोटीन प्रोटीन से आप जानते हो हमारे बाल हैं, नाखून हैं, ठीक है, ये सब निर्मित होते हैं, ओके। और यहाँ पर जीन प्रोटीन एक मक्के की प्रोटीन है, ठीक है, मक्के की प्रोटीन। बढ़ते हैं आगे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 27, हमारे शरीर की चपटी हड्डी कहलाती है स्टर्नम, स्कैपुल, स्टेप्स, कार्पल, फीमर, अल्ना या उपर्युक्त सभी। तो हमारे शरीर की जो चपटी हड्डी है वो क्या कहलाती है, चपटी हड्डी कहलाती है स्टर्नम स्कैपुल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टर्नम स्कैपुल क्या होती है, स्कैपुल हमारी उंगलियों में पाई जाती है। स्टर्नम तो आपको सभी को पता है, हमारी जो हमारी कह सकते हैं ना फेफड़े होते हैं ना, उसके बीच में पाई जाती है। फेफड़े में टोटल हड्डियाँ 25 होती हैं, स्टर्नम को लगा के। स्टर्नम बीच की हड्डी होती है जो क्या होती है, इन फेफड़ों की संरचना को निर्मित कराने में सहायता करती है, ठीक है। इस तरीके से फेफड़े होते हैं, तो यहाँ पर टोटल 25 हड्डियाँ होती हैं, इसको हम स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टर्नम भी चपटी हड्डी है, और स्कैपुल हमारी उंगलियों में, हाथ की उंगलियों में पाई जाती है, ये भी चपटी हड्डी है सॉरी। और यहाँ पर जो स्टेप्स है और कार्पल, ठीक है, स्टेप्स क्या है, कान की हड्डी है, ओके, कान की हड्डी है, ये सबसे छोटी हड्डी है। स्टेप्स और कार्पल कैसी है, सबसे छोटी हड्डियां हैं। और फीमर अल्ना, ठीक है, फीमर अल्ना आप जानते हो, फीमर जांग की हड्डी है, ये सबसे बड़ी हड्डियां होती हैं हमारे शरीर की, ठीक है, सबसे बड़ी हड्डियों में
मतलब मानी जाती जानी जाती हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 28, अस्थियों के जुड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? अस्थि जनन, ऑस्टियोब्लास्ट, ओसीन या सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, तो सोमेटोस्टेटिन तो आप सभी जानते हैं हार्मोन है, किससे निकलता है? गामा सेल से निकलता है। गामा सेल कहाँ के गामा सेल से? तो ये जो आपकी मिश्रित ग्रंथि होती है, कौन सी? अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि से। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि की गामा सेल से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, और ओसिन प्रोटीन है हड्डियों की, हम सभी जानते हैं। जो ऑस्टियोब्लास्ट क्या है? ये हड्डियों की कोशिकाएं हैं। ठीक है, हड्डियों की कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? कोशिकाएं हैं, ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? ओसिफिकेशन, अस्थि जनन हम कहते हैं। ठीक है, अस्थि जनन हम कहते हैं हड्डियों के निर्माण की प्रक्रिया को, अस्थियों के जुड़ने की प्रक्रिया। ठीक है, जुड़ने की प्रक्रिया। क्वेश्चन है 29, हमारे शरीर में मांसपेशियों की कितनी संख्या है? 306, 270, 639, 206। तो ये प्रश्न अलग अलग पूछा जाता है। 639, कहीं कहीं 600 दी हुई हैं। ओके, कहीं कहीं 600 बताई गई, लेकिन 639 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमारे शरीर में मांसपेशियाँ कितनी होती? 639 होती। 206 हड्डियाँ होती हैं हमारे शरीर में, 206 होती हैं। जो बच्चे होते हैं, बच्चों में जन्म के समय 306 हड्डियाँ होती हैं। ये भी अलग अलग है। जन्म के समय 306 कहीं कहीं दिया है, कहीं कहीं 270 भी दिया है कि छोटे बच्चों में 270 हड्डियाँ होती हैं। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है जन्म के समय 306 होती हैं, थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है तो 270 हो जाती हैं जुड़ के, और जैसे ही पूरा प्रौढ़ व्यक्ति बन जाता है तो 206 हो जाती हैं। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि ये दो अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन ये याद रखिएगा, इनमें से जो मिले ऑप्शन में वही ठोक देना। क्वेश्चन है 30, हमारे शरीर की सबसे छोटी पेशी क्या है? सार्टोरियम है, ग्लूटियस मैक्सिमस है, स्टेपेडियस है, या फिर उपर्युक्त तो सभी। सबसे छोटी पेशी की बात करेंगे तो कान की स्टेपेडियस हो जाती है, ये कान में पाई जाती है। ओके, सबसे छोटी पेशी है कान की स्टेपेडियस। यहाँ पर जो सार्टोरियम है, ओके, और दूसरी कौन सी है आपकी? ग्लूटियस मैक्सिमस, ये जांग की पेशी है, ध्यान रखिएगा। सार्टोरियम ये जांग की पेशी है, जांग की पेशी है, और ये भी ये लंबी पेशियों में आती हैं दोनों। ठीक है, दोनों ही ये लंबी पेशियों में आती है, ध्यान रखिएगा। ओके, और ये जो होती है ना, जो हम लोग कहते हैं ना केंद्र से परिधि की ओर जो विकास होता है ना, केंद्र से परिधि की ओर जो विकास होता है, तो उस हिस्से में मजबूती प्रदान करने का काम यही पेशियां उठने बैठने में सहायता करती हैं, और ये भी लंबी पेशियों के अंतर्गत आपकी आती हैं। ओके, सबसे लंबी वैसे सार्टोरियम कहलाती है। क्वेश्चन है यहाँ पर 31, हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? स्टेपेडियस, मैसेटर, ग्लूटियर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैसेटर जो है, स्टेपेडियस तो सबसे छोटी है कान की, ये सबसे ज़्यादा मजबूत मांसपेशी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है हमारा 32, हमारे शरीर में अस्थियों को पेशी से जोड़ने वाला भाग कहलाता है? लिगामेंट, कंडरा, अस्थिजनन या ठोस भाग। तो हमारे शरीर में अस्थियों को पेशी से जोड़ना, अस्थियों से पेशी जब भी जुड़ेंगी तो हम उसे कंडरा कहेंगे। हड्डी से जब भी हड्डी जोड़ी जाएगी, हड्डी प्लस हड्डी जुड़ती है तो हम उसको लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, लिगामेंट कहते हैं, हड्डी नहीं होगा, हड्डी होगा, है ना, हड्डी। ओके, ठीक है, हड्डी से हड्डी जुड़ती है उसे हम लिगामेंट कहते हैं। और अस्थिजनन अभी हमने बताया था, अस्थियों की जोड़ने की क्रिया को हम कहते हैं अस्थिजनन। क्वेश्चन है 33, खोपड़ी की संरचना कुल कितनी हड्डियों से मिलकर बनी होती है? 22, 14, 8 या 29। ठीक है, तो खोपड़ी की संरचना जो है कुल कितनी हड्डियों से मिलकर, कुल लगाए, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो बहुत से लोग क्या होते हैं, अभी मैं बात करूंगी इस पर भी, 22, 14, 8 या 9, 29। यहाँ पर बहुत से लोग 8 ऑप्शन कर रहे होंगे, क्यों? क्योंकि मस्तिष्क में जो होती हैं 8 हड्डियाँ जो होती हैं मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो आप लोगों को लगेगा कि खोपड़ी में मस्तिष्क होता है, लेकिन ऐसा नहीं, खोपड़ी में हमारी चेहरा भी आ जाता है। ठीक है, हमारा गला भी आ जाता है। ओके, तो ये सब कान भी हमारी खोपड़ी में ही लगे हुए हैं, तो इसलिए ये क्या है, टोटल 29 हड्डियाँ होती हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात कर ही लेते हैं तो खोपड़ी में जो हड्डियाँ कपाल में पूछी जाए कितनी होती, कपाल मतलब मस्तिष्क, उसमें 8 होती हैं। 14 कहाँ होती है? हमारे जो चेहरा है, चेहरे में हमारी चेहरा में 14, और ये मस्तिष्क में होती हैं 8। लिख लीजिएगा, फ़ायदा करेगा आपको आगे। ओके, मस्तिष्क में होती हैं 8। 6 होती हैं आपके कान में। 6 किस में होती है? कान में होती है। एक आपकी गले की हॉइड हो गई। ठीक है, हॉइड पूछा जाता है कहाँ पाई जाती है, प्रश्न पूछा गया है तो गले में पाई जाती है। ठीक है, तो ये टोटल गिन लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 29 होती है टोटल मस्तिष्क में। कुल हड्डियाँ पूछा है, मैंने कुल लगाया है प्रश्न में, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है 34, कुल का मतलब हो गया सारी मिला के। 34, न्यूरॉन से न्यूरॉन तक संदेश वाहक का कार्य करता है? साइटोन, डेंड्रोन, एक्सॉन या फिर उपर्युक्त सभी। तो न्यूरॉन से न्यूरॉन तक संदेश वाहक का अगर कोई कार्य
कार्य करता है? तो सही ऑप्शन एक्सॉन करता है, ठीक है, एक्सॉन करता है ये काम। एक्सॉन क्या करता है, एक न्यूरॉन से, मान लो हमारे हाथ में मच्छर ने काटा, ठीक है, हमारा हाथ है, हाथ में क्या हुआ, हाथ में मच्छर ने काटा, और ये दिमाग कहाँ, ये बात कहाँ पहुँच गई, मस्तिष्क में, ठीक है। क्यों मस्तिष्क में पहुँच गई, क्योंकि यहाँ पर भी आपके न्यूरॉन है, हाथ में भी और मस्तिष्क में भी न्यूरॉन है कि हमें मच्छर ने काटा। अब दूसरा हाथ मेरा क्या करेगा, उसे मारने का काम करेगा, या फिर भाई काट के उड़ गया तो फिर हमें खुजलाने का काम करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सॉन करता है ये काम। एक्सॉन पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं। क्वेश्चन है 35, ओके 35 है, तंत्रिका तंत्र संबंधित जांच इनमें से नहीं है, ईसीजी, ईईजी, एमआरआई या उपयुक्त सभी। तो तंत्रिका तंत्र से संबंधित क्या, कौन सी जांच नहीं, ए ऑप्शन सही होगा, ईसीजी। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ये किससे आपके संबंधित है, ये आपके हार्ट से संबंधित है ना, ओके। और जो ईईजी है, एमआरआई है, ये आपके तंत्रिका तंत्र संबंधी जांच है। तो यहाँ पर जांच नहीं है पूछा गया, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बकाया ये दोनों क्या है, तंत्रिका तंत्र संबंधी जांच है, ओके। क्वेश्चन है 36, ताजे मूत्र में आने वाली गंध का कारण क्या है, ये बताना। क्या अमोनिया है, यूरिनोड है, यूरोक्रोम है या उपयुक्त तो सभी। तो ताजे मूत्र में आने वाली जो गंध होती है वो यूरिनोड के कारण होती है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अमोनिया है, अमोनिया आप जानते हो जो शौचालय में मूत्र की गंध आती है, मतलब जहाँ पर सभी लोग यूरिन पास आउट करने जाते हैं, तो वो वाली जो जगह होती है वहाँ से आप जब भी गुजरोगे तो वहाँ उस वॉशरूम से क्या होता है, स्मेल आती है, वो अमोनिया के कारण होती है, क्योंकि वहाँ पर एकत्रित होती रहती है गंदगी, ठीक है। लेकिन जो ताज़ा मूत्र तुरंत ही किसी ने पास आउट किया तब जो स्मेल आएगी उसे हमें यूरिनोड कहेंगे। बहुत ही तीखी नहीं होगी, अमोनिया वाली बहुत तीखी होती है। कहीं आप सार्वजनिक शौचालय के पास से गुजरें, आपको उल्टी ना हो जाए तो नाम बदल दीजिएगा मेरा, ठीक है। और यहाँ पर जो यूरोक्रोम होता है, इसके कारण जो मूत्र का पीला रंग होता है इसी के कारण होता है, ओके, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पीएच मान कितना है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6.0 होता है, ओके। या फिर सीधे आंसर अगर ना मिले 6.0 तो 5.8 से 8.0 तक हो सकता है पीएच, ओके, मूत्र का, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 37, 100 ml मूत्र में यूरिया की मात्रा कितनी होती है, 95 से 96%, 2%, 5%, 10%। तो 95 से 96% क्या होता है, जल होता है मूत्र में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2%, ठीक है। 2% जो होता है यूरिया की मात्रा होती है मूत्र में, और 2% यूरिया ही हमारे लिए खतरनाक हो जाता है। सोचो ज़्यादा हो तो क्या होगा। 38 है, 100 ml रक्त में यूरिया की मात्रा कितनी होती है, 30 mg। अब यहाँ पर मूत्र की बात नहीं, रक्त की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg। तो 100 ml रक्त में यूरिया की मात्रा होती है 30 mg, ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 39, हीमेटोयूरिया में होने वाली समस्या डैश है। ये चाहे किडनी से संबंधित प्रश्न आप कह सकते हो, या फिर सीधे सीधे यूरिन से संबंधित हो सकते हैं, ओके। लेकिन किडनी के टॉपिक में ही ये सारे प्रश्न हैं। हीमेटोयूरिया में होने वाली समस्या क्या है, नेफ्रॉन में सूजन हो जाएगी, मूत्र में जलन होगी, रक्त निकलेगा मूत्र के माध्यम से, या फिर उपयुक्त तो सभी। तो सारी समस्याएं आपको हीमेटोयूरिया, आप ध्यान रखिएगा हीमेटोयूरिया क्या है, इसमें नेफ्रॉन में सूजन हो जाती है, ओके। किडनी की सूक्ष्मतम इकाई नेफ्रॉन्स होते हैं, आप जानते हो, वहीं से सारी चीज़ों का फिल्टर होता है। आपके पानी है, ब्लड है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो जब नेफ्रॉन में सूजन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन में दिक्कत होगी, ओके। और जब सही से यूरिन पास नहीं होगी, आप पानी पियोगे तो मूत्र में जलन भी होगी, क्योंकि गंदगी इकट्ठी होने लगेगी, जमने लगेगी, और हो सकता है ज़्यादा प्रेशर पड़ने पर रक्त भी निकलने लगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 40, एक बार भाई सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत थकान में हूँ मैं इस समय, अंगड़ाई ले लेके क्लास ले रही हूँ। क्वेश्चन है 40, निम्नलिखित में से बाह्यस्रावी ग्रंथि नहीं है, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, जठर ग्रंथि। तो बाह्यस्रावी ग्रंथि आपसे पूछी जा रही है यहाँ पे। लार ग्रंथि भी बाह्यस्रावी, यकृत भी बाह्यस्रावी है, और जठर ग्रंथि भी है। लेकिन पीयूष ग्रंथि क्या है, पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, ओके। बहुत सारे हार्मोन भी यहाँ से रिलीज होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, ओके। तो यहाँ पर क्लियर हो गया आपका, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 41, हाइपोथैलेमस ग्रंथि का कार्य है भूख व प्यार पर नियंत्रण। मतलब यहाँ पर हाइपोथैलेमस से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो आपको बतानी है। प्यास व गुस्सा पर नियंत्रण, ताप नियामक या उपयुक्त सभी। तो ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये इन सभी कार्यों में कहीं ना कहीं नियंत्रण या योगदान कह सकते हैं, हम देते हैं, ओके। इसको हम मास्टर का मास्टर भी कहते हैं, यार आपने पढ़ा होगा, मास्टर ऑफ मास्टर के भी कहते हैं, क्योंकि पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और इसको हम पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर कहते हैं, इसलिए मास्टर का मास्टर कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 42, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को तीसरी आँख
आत्मा का स्थान क्रियाशील नेत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न बहुत अच्छा है। तीसरी आंख, आत्मा का स्थान, क्रियाशील नेत्र आदि के नाम से जाना जाता है। क्या हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, या इनमें से कोई नहीं? तो ये होती है आपकी पीनियल ग्रंथि। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसको हम तीसरी आंख, आत्मा का स्थान, अक्रियाशील तीसरा नेत्र भी हम इसको कहते हैं, क्रियाशील तीसरा नेत्र भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। और ये क्या होता है? लैंगिक परिपक्वता, लैंगिक परिपक्वता, सोने जागने वाली जो क्रियाएं होती हैं, ओके, सोने जागने वाली जो क्रियाएं होती हैं, या इनका जो चक्र होता है कि रात को हमें नींद आने लगती है, रात होते ही हमें क्यों नींद आने लगती है ना, तो ये सब क्या होता है, कुछ इस ग्रंथि से इसका संबंध होता है, ओके। तो इस तरीके से इसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक पूछा जाए किसे कहते हैं? सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहते हैं? तो वो भी हम पीनियल ग्रंथि को कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। त्वचा पर होने वाले तिल आदि का निर्धारण किस तत्व के कारण होता है? मेलानिन, मेलाटोनिन, कार्टिसोल, हार्मोन, या इनमें से सभी? तो त्वचा पर होने वाले जो तिल आदि हैं उनके लिए जिम्मेदार कौन होता है ये बताना है। सबसे पहले बात करते हैं, अच्छा आंसर बता देती हूँ, मेलाटोनिन हार्मोन है जो हमारी बॉडी पे तिल वगैरह होते हैं वो इसके कारण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये मेलाटोनिन और मेलानिन ये दोनों हार्मोन निकलते कहाँ से? तो ये पीनियल ग्रंथि से ही निकलते हैं, ओके, पीनियल ग्रंथि से ही निकलते हैं, पीनियल ग्रंथि से। क्लियर हुआ? पीनियल ग्रंथि से ये निकलते हैं दोनों हार्मोन। मेलानिन जो होता है ना, ये त्वचा के रंग का निर्धारण करता है, त्वचा के रंग, त्वचा के रंग का निर्धारण करता है कि कोई व्यक्ति काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है ना। और जो मेलाटोनिन होता है, ये जो मेलाटोनिन होता है ये त्वचा पर तिल आदि के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही किससे निकलते हैं? आपके पीनियल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन है। क्वेश्चन है 44। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, अबटू ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, या इनमें से कोई नहीं? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, क्योंकि थायराइड ग्रंथि को ही हम लोग अबटू ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ठीक है। थायराइड ग्रंथि को अबटू ग्रंथि कहते हैं और ये हमारी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ध्यान रखिएगा, ओके। अंतःस्रावी। बहिःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि यकृत है, ओके। और अंतःस्रावी ग्रंथि पूछी जाए तो थायराइड ग्रंथि या फिर अबटू ग्रंथि, ओके। सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि आंसर माना जाता है, लेकिन ये कहते हैं पीनियल जो ग्रंथि होती है ये कौमा के आकार की बहुत छोटी ग्रंथि होती है, मतलब जो आपकी पीयूष ग्रंथि है उससे भी छोटी होती है, लेकिन पता नहीं क्यों आपका जो आंसर है वो पीयूष ग्रंथि को माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 45। बुढ़ापे की ग्रंथि के नाम से जाना जाता है परावटु ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को, थाइमस ग्रंथि को, या अबटू ग्रंथि को? तो ये कहते हैं हम लोग थाइमस ग्रंथि को। थाइमस ग्रंथि, हाँ बेटा, तो ये होती है थाइमस ग्रंथि। यहाँ से निकलता है थाइमोसिन हार्मोन, ठीक है, थाइमोसिन हार्मोन निकलता है इससे। पूछा जाए ये ग्रंथि कब तक विकसित होती है? तो 13 वर्ष की अवस्था तक ये पूर्ण विकसित हो जाती है ग्रंथि। बुढ़ापे की ग्रंथि इसलिए कहते हैं कि जो बुढ़ापा होता है ना, बुढ़ापे तक ये ग्रंथि छोटी होने लगती है, मतलब कम होने लगती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसी से आपकी जो टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं ये सब चीज़ें निकलती हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती हैं, ठीक है। तो बुढ़ापे में आप जानते हो बहुत जल्दी लोग बीमार होने लगते हैं, ये सारी समस्याएं होती क्यों होती हैं? क्यों? कहीं ना कहीं ये सारी ग्रंथि जो है काम करना कम कर देती है या बंद कर देती है। क्वेश्चन, अच्छा परावटु ग्रंथि किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? ये पैराथायराइड ग्रंथि को परावटु ग्रंथि कहते हैं। क्वेश्चन है 46। थायराइड हार्मोन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? घेंगा, मिक्सिडिमा, हाशिमोटो रोग, या उपर्युक्त सभी? तो ये सारे, ठीक है। देखो आपको घेंगा तो आयोडीन की कमी से होता है, लेकिन आयोडीन की कमी से क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनने लगता है, तभी तो कहीं ना कहीं घेंगा रोग होता है ना, कमी हो जाती है, तो इसलिए घेंगा रोग भी होगा थायराइड हार्मोन की कमी से। मिक्सिडिमा भी होता है, बच्चों में आपने पढ़ा है, ओके, बौनापन वगैरह हो जाता है। और हाशिमोटो रोग भी, जो हाशिमोटो रोग होता है इसी को क्या कहते हैं? थायराइड की आत्महत्या के नाम से जानते हैं, थायराइड की आत्महत्या। बच्चा अभी बस हो गया, लास्ट है, ओके हैं, कुछ नहीं हो रही है। मेरा बाबू मेरी गोद में लेटा है, ओके। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन है अधिवृक्क ग्रंथि किसके कंट्रोल का कार्य करती है? शुगर, सॉल्ट, स्ट्रेस, उपर्युक्त सभी? तो जो अधिवृक्क ग्रंथि होती हैं आप जानते हो 4S आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 4S पढ़ा होगा। क्या क्या होता है उसमें? शुगर के लिए, सॉल्ट के लिए, स्ट्रेस के लिए, और साथ ही साथ सेक्स के लिए भी ये जिम्मेदार हार्मोन होता है, ठीक है ना। ये चाहे
तो सब चीज़ कंट्रोल, ये चाहे तो सब चीज़ बिगड़ सकती है। ओके, माहौल ख़राब कर सकता है ये। ओके, तो ये कहाँ पाई जाती है अधिवृक्क ग्रंथि? आप जानते हो गुर्दे में, गुर्दे के पास किडनी के ऊपर पाई जाती है। ओके, तो यहाँ पर पढ़ते हैं आगे। डी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 48, 3F में शामिल नहीं है फियर, फाइट, फायर या फ्लाइट। ठीक है, लड़ो उड़ो मारो वाली जो कंडीशन होती है किस हार्मोन में, इस जो हार्मोन है ये भी आपके अधिवृक्क से ही निकलती है। ठीक है, तो ये जो है इसमें कौन सा शामिल नहीं, तो फायर करना नहीं शामिल है। फेयर, फाइट एंड फ्लाइट ये शामिल है। ठीक है, जब कहते हैं ना कि लास्ट में आपके युद्ध चल रहा हो, लास्ट में फिर यही ऑप्शन बचता है, या तो मरो या फिर मारो या फिर भागो। ठीक है ना, वो वाली कंडीशन होती है। ओके, तो इसको हम जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हृदय गति को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन है 49, नर विकास हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर नर विकास हार्मोन की बात की जा रही है। नर विकास हार्मोन जो होता है वो सी ऑप्शन सही है, एंड्रोजन हार्मोन होता है नर विकास। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये नर जनन हार्मोन होता है, नर जनन हार्मोन कहलाता है। ओके, जनन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन आप जानते हो महिलाओं का हार्मोन है। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होता है मादा जनन हार्मोन है, ये भी आपको पता होगा, मादा जनन हार्मोन है। ओके, मादा जनन हार्मोन है। और एस्ट्रोजन आप इसका काम क्या होता है, ये गर्भाशय को क्या करता है, टाइट करके रखने का काम करता है ना। और जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है महिलाओं में, वो महिला विकास हार्मोन कहलाता है। ओके, मतलब यहाँ पर क्या है, एंड्रोजन है नर विकास हार्मोन, और महिलाओं में क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है महिला की विकास का हार्मोन। क्वेश्चन है 50, निम्नलिखित में से, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन और 50 मिनट। देखिए 1 मिनट का एक क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है? अभी हमने बता दिया था, एड्रेनलिन हार्मोन, अधिवृक्क हार्मोन, अग्नाशय हार्मोन या थायराइड हार्मोन। देखो अधिवृक्क जो ग्रंथि होती है ना, उनसे 2 तरीके के हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं 2 पार्ट होते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि के कितने, 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग। कौन से होते हैं? 2 भाग कौन से होते हैं? एक होता है आपका कॉर्टेक्स। देखो मेरा लाल कितना अच्छा हो गया, चुपचाप लेटा है मेरी गोद में। पीहू क्या हुआ? स्माइल दे रही हो आज तो, गुस्सा नहीं आ रही मम्मा पे? दूसरा होता है मेड्यूला। ठीक है, आज बहुत शांत लेटी है कि मेरे लाल का थोड़ा तबीयत सही नहीं था तो दवाई दी थी, तो वो इसलिए सो रहा है, सो के उठा है अभी। मेड्यूला तो 2 होते हैं ना, कॉर्टेक्स और मेड्यूला 2 भाग होते हैं इसके। ओके, एड्रेनलिन अधिवृक्क ग्रंथि के। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेक्स हार्मोन की अभी हमने चर्चा की थी वो कॉर्टेक्स से निकलता है। सेक्स हार्मोन जो होता है अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, 4S पढ़ा था, 4S, तो उससे कॉर्टेक्स से निकलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, तो ये अधिवृक्क ग्रंथि का मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया यहाँ पर। और अग्नाशय हार्मोन की कई बार चर्चा कर ही चुके हैं, आपको पता है मिश्रित ग्रंथि है और 3 तरीके की अल्फा बीटा गामा सेल पाई जाती हैं। अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन, गामा से सोमेटोस्टेरिन। तो ये चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। थायराइड से भी हम जानते हैं घेंगा के लिए जिम्मेदार, अभी जस्ट चर्चा की, तो इसलिए ज़्यादा इन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। एड्रेनलिन का भी अभी हमने पढ़ाई था कुछ देर पहले, जो अच्छा जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं, इसी की तो चर्चा कर रहे हैं, एड्रेनलिन हार्मोन को। ठीक है, तो इसकी भी अभी हमने चर्चा थोड़ी देर पहले की ही थी, जो 3F से संबंधित था। ओके, क्लियर हो गया? थोड़ा बच्चों की बातों में आ गए थे। ठीक है, ये क्लास आई होप अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चले भी हूँ, चले? अच्छा, सबको बाय करोगी? कर दो एक बार बाय। नहीं करना अभी, नहीं, मन नहीं है उसका। बाय।